नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आप जो वीडियो है वो स्पीड टेस्ट 6 है और इसमें आप करेंगे विवाह और परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आपने कल के वीडियो में बार बार बोला कि टॉपिक वाइज एक बार रिवीजन करा दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वीडियो टॉपिक वाइज भी होने चाहिए, जिससे आपका एक मिक्स रिवीजन चलता रहे, मिक्स क्वेश्चन भी हो और टॉपिक वाइज कुछ वीडियो भी हो। यह सिलेक्शन सीरीज है आपकी, आप लगातार पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है और वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप भी अगर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये स्पीड टेस्ट, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने निश्चय किया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लगातार। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी पहले महीने की सैलरी 40,000 से अधिक आए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर करके मैसेज करिए, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अगर आप लगातार अपने लिए कुछ नया करते रहना चाहते हैं, लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। देखिए व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, काफी कॉल्स दिन भर आते हैं। इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज का आपका पहला प्रश्न है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? ऑप्शन ए है आपका जातिगत परंपरा, बी है लिंग अनुपात में असमानता, सी है धार्मिक कारण और डी है जनजातीय प्रथाएं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। लिंग अनुपात में असमानता को वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। अगला प्रश्न है आपका, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? बताइए, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, वेकोफेन, वेस्टरमार्क या मार्गन? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, मॉर्गन मानते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या केंद्रक परिवार? बताइए तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सम्मिश्रित परिवार। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह या समुदाय? बताइए, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है?
चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो चौथे का तो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, नातेदारी। क्लियर आपको, क्या, नातेदारी। अगला प्रश्न है आपका, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह या साली विवाह? बताइएगा। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पांचवें का ए ऑप्शन आपका सही है, प्रतिलोम विवाह। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ब्रह्म, दैव, गांधर्व या आर्ष? बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? छठे का सी ऑप्शन आपका सही है, गंधर्व विवाह। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या राक्षस विवाह? बताइए, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सातवें का। तो सातवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, असुर विवाह कहलाता है। क्या, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह। अगला प्रश्न है आपका, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? ऑप्शन ए है आपका ज़िमरमैन, बी है चार्ल्स कूले, सी है पीएच प्रभु और डी है रॉबर्ट बीर स्टीट। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? तो आठवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ज़िमरमैन ने की है। क्लियर आपको। देखिए, फोकस बनाकर रखिए और अपना एक अच्छे से गति के साथ स्पीड टेस्ट करिए। हो सकता है आपको लग रहा हो प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन आप कई बार इसका रिवीजन कर चुके हैं, कई बार प्रश्नों को देख चुके हैं और लगातार अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपका बहुत ही ज्यादा लाभ होगा अगर आप स्वयं पर कॉन्फिडेंस बनाकर रखेंगे। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्यक मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पति पत्नी की परिधि तथा उसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? नौ का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नौ का ए ऑप्शन आपका सही है, रक्त मूलक परिवार। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है? बताइए, ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाता है? सहप्रसविता, पितृ स्वश्रेय या माध्यमिक संबोधन या मातुले? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाता है? मां के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। क्लियर आपको। दसवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन। क्लियर आपको, मातुले कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त परिवार के एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश का होने का एक संग्रह है, यह किसने कहा था? हेनरी मेन ने, आईपी देसाई ने, सीबी मेमोरी ने या इरावती कर्वे ने? बताइएगा। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि संयुक्त परिवार, एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है, यह किसने कहा था? तो संयुक्त परिवार की परिभाषा किसने दी थी ये वाली, ये आपको बताना है। तो 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, सीबी मेमोरी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है? यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है? ए विस्तृत परिवार, बी प्राथमिक परिवार, सी वैवाहिक परिवार और डी है आपका सजातीय परिवार।
बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है। 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सजातीय परिवार कहा जाता है। क्लियर आपको, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, अगामगमन वर्जन या जातिगत वर्जन। बताइए, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अगाम्य गमन वर्जन। क्लियर आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। बताइए, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जात से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है। सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, औपचारिक नियंत्रण का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। बताइए किसका है। 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 14वें का बी ऑप्शन आपका सही है, नकारात्मक नियंत्रण का। क्लियर आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। बताइए, किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। ए एल एच मॉर्गन, बी ए एल क्रोबर, सी ई वेस्टरमार्क, डी इवांस प्रिचार्ड। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का आपका प्रश्न है 15वां, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है ना कि परिवार का आधार विवाह है। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ई वेस्टरमार्क ने कहा है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, द्रौपदी का पांडवों से विवाह किसका उदाहरण है। अभ्रातृक बहुपति, भ्रातृक बहुपति, साली विवाह, समकालिक साली विवाह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। कई बार ये प्रश्न आपको कराया जा चुका है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जा चुका है, इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल सही देना है आपको। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जल्दी से बताइए। तो 16वें का तो सही ऑप्शन है आपका, वो बी है, भ्रातृक बहुपति विवाह। क्लियर आपको। भ्रातृक बहुपति विवाह में क्या होता है, एक भाई से शादी होती है, ठीक है, फिर जब वो घर में आती है बहू तो वो सारे भाइयों की पत्नी हो जाती है। इसको कहते हैं भ्रातृक बहुपति विवाह। भारत में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जहां पर ऐसा विवाह पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या सामाजिक। 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको बताना है। हिंदू विवाह की प्रकृति है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 17 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, धार्मिक है। हिंदू विवाह की प्रकृति जो है वो धार्मिक है। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। मुता, फासिद, जीहर, बातिल। तो बहुत ही आसान होगा। मुस्लिम विवाह के प्रकार आपको कई बार पढ़ाए गए हैं, बहुत अच्छे से बताए गए हैं। तो बताइए मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है, बस आपको यही बताना है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 18वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये मुस्लिम विवाह का प्रकार नहीं है। मुताहा, फासिद, बातिल ये मुस्लिम विवाह के प्रकार हैं। तो मुस्लिम विवाह के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं, निकाह, मुताहा, फासिद, बातिल। क्लियर आपको। और इसमें से 3 मुख्य होते हैं और एक आपका अलग होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया। सन 1917 में, सन 1929 में, सन 1936 में और डी ऑप्शन है आपका सन 1942 में। बताइए भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया। बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे होंगे। लगभग मैंने आपको ये प्रश्न रटवा दिया है। ऐसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको रटवाने का कार्य किया है। तो उम्मीद करता हूं आप इसका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे। 19 का बी ऑप्शन। क्लियर आपको, बिल्कुल सही जवाब। सन 1929 में भारत में पहली बार बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। ये किसके प्रयासों से, हरविलास सारदा। इसी की वजह से इन्हें सारदा एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये
1929 में ये कानून पास किया गया और अप्रैल 1930 में इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939 में, 1942 में, 1955 में या 1961 में? बताइएगा, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1939 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। 1920 में, 1930 में, 1958 में या 1956 में? बताइएगा, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। कब किया गया था और किस विधेयक द्वारा किया गया था? तो 21 का सही ऑप्शन है आपका डी, 1956 में किया गया था। वर्तमान में अलग है। क्लियर है आपको? भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में? बताइए, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? तो 22 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हिंदुओं में मान्य नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह अमान्य एवं दंडनीय है। अगला प्रश्न है आपका, शारदा एक्ट संबंधित है दहेज प्रथा से, बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, देवदासी प्रथा से? बताइए, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? अभी आपको बताया गया। 23 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाल विवाह से संबंधित है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है धर्म, प्रजा एवं रति, प्रजा धर्म एवं रति, रति धर्म एवं प्रजा, प्रजा रति एवं धर्म? बताइए, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। तो 24 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? धर्म यानी कि धार्मिक मान्यता, प्रजा यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए, और रति यानी कि आपका संबंधों के लिए, पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं उनके लिए। तो ये क्रम है परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? ए हिंदू, बी सिख, सी बौद्ध एवं जैन, डी ये सभी? बताइए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदाय के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? तो 25 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, ये सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक मानकों के, सामाजिक संस्थाओं के, इनमें से कोई नहीं? बताइए, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है किसके हैं? 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 26 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है? सरकार द्वारा, कानून द्वारा, धर्म द्वारा, इनमें से कोई नहीं? बताइए, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, किससे निश्चित होता है? सरकार द्वारा या कानून द्वारा या धर्म द्वारा या इनमें से कोई नहीं? 27 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको जल्दी से बताना है। तो 27 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कानून द्वारा निश्चित होता है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 8, 10? रट लीजिए बिल्कुल, एक प्रश्न यहां से आपको छपा हुआ मिलेगा। हिंदू विवाह के प्रकारों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? 28 का सी ऑप्शन सही है, 8 प्रकार हैं। अब ये मत सोच लीजिए कि यही प्रश्न आ जाएगा हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। इतना आसान नहीं आएगा, थोड़ा कठिन आएगा। कठिन कैसे आएगा? इनके नाम देगा, 4 पूछेगा, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना होगा। क्लियर आपको? हिंदू विवाह निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। प्रथम 4 को प्रशस्त कोटि का विवाह तथा अंतिम 4 को निम्न कोटि का विवाह कहा जाता है। क्लियर आपको? तो ये काफी अच्छे से पढ़ लीजिए और रट लीजिए, यहां से आपको एक प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा स्पीड टेस्ट नंबर 6, जिसमें आपने विवाह और परिवार के महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आपने रट लिया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा, और आप में से ज्यादातर लोगों के 28 प्रश्नों में से 24 से अधिक सही होने चाहिए।
अगर जिसके भी 24 से अधिक सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और वो सिलेक्शन के बहुत ही करीब है। और ये सिलेक्शन सीरीज है, आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगी, ये यकीन रखिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और प्रतिज्ञा बैच से अगर जुड़े हैं तो वहां पर मॉक टेस्ट जरूर करिए। प्रत्येक मॉक टेस्ट 2 से 3 बार करिए, आपका स्कोर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो प्रश्न आपके गलत होते हैं उन्हें नोट करने की आदत बनाइए, कॉपी पेन थोड़ा चलाते रहिए, इतना अपने साथ थोड़ा करते रहिए, थोड़ा दर्द देते रहिए उंगलियों को। क्या करेंगे रजाई में बैठकर दिन भर, मोबाइल पर जैसे चलाते हैं वैसे कॉपी पे चला लिया करिए थोड़ी देर उंगलियां। ठीक है, तो पेन का और कॉपी का जो साथ है वो उसे मत छोड़िए, किताबें पढ़ते रहिए, पीडीएफ पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।